हेलो एवरीवन, दिस इज राव स्नेही और आज हम 22 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए यूज़ करके हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। रिव्यू ऑफ जीएसटी ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस डिफर्ड। तो अभी रिसेंटली 55th मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की। ठीक है, तो 55th मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की, जिसमें कुछ अनाउंसमेंट की गई है। तो ये जो अनाउंसमेंट है, इसको समझने से पहले ये जो जीएसटी काउंसिल है ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं और फिर जो अनाउंसमेंट है बहुत ज़्यादा हमें आराम से समझ में आ जाएगी। तो एक्चुअली जीएसटी काउंसिल क्या है, ये एक पर्टिकुलर बॉडी है और इसके अंदर बहुत सारे लोग साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जिस्टिंग बॉडी है जीएसटी काउंसिल, ये आर्टिकल 279 ए के अंदर है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वहाँ पर इसका रेफरेंस है और जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से ऐसे कोई बॉडी नहीं थी। 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा गया, उसके बाद जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया। फाइन, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं इसी इसी टाइप से प्रीलिम्स में क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। तो अब क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, ये इंडिया का 101 मतलब 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी जो बॉडी बनी है, ये बनी क्यों है? मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 279 ए के अंदर एक बॉडी तो बना दी, लेकिन इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि सेंटर की गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट्स हैं और जो सेंटर की गवर्नमेंट है, वो साथ में आएंगे और डिसीजन लेंगे कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है कंट्री के अंदर, जिसको आप जीएसटी भी बोलते हो, जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो कितना होना चाहिए। तो ये सारे लोग साथ में बैठते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, वो साथ में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि कितना टैक्स किन किन प्रोडक्ट्स पर होना चाहिए। तो इसलिए ये रेगुलरली मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अंदर जो इस पूरी बॉडी का जो चेयरपर्सन होता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। एंड एक और मेंबर होते हैं इनके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके जो मेन मिनिस्टर हैं वो तो मेंबर है ही, साथ में जो मेन मिनिस्टर के थोड़े से जूनियर मिनिस्टर भी होते हैं, जिनको आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बोलते हो, वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो ये तो हो गए सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स। अब स्टेट का क्या? स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कि स्टेट के जो फाइनेंस के, टैक्सेशन के जो मिनिस्टर्स होते हैं हर स्टेट के, उनको यहाँ पे मेंबर बना दिया जाता है। और अगर किसी स्टेट में कोई और इंसान है, कोई और मिनिस्टर है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उस स्टेट को, तो वो भी यहाँ पे भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर ही हो स्टेट का, बट यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर्स को ही भेजा जाता है। तो सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लस जितने भी स्टेट्स हैं उनके मिनिस्टर्स, इनको मिला के ये एक जीएसटी काउंसिल बन जाता है। अब ये जीएसटी काउंसिल बन गया, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं, तो कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट भी तो हो सकता है ना। तो उस डिसएग्रीमेंट में क्या करा जाता है? देखो, सबसे पहले ये जो मीटिंग है ये स्टार्ट ही नहीं होगी अगर 1/3 लोग मौजूद नहीं है। मतलब 33% जितने भी मेंबरशिप है जीएसटी काउंसिल की, अगर इतने लोग आए ही नहीं है तो मीटिंग ही चालू नहीं होगी। तो ये कोरम है। कोरम मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मीटिंग चालू होने की। फिर मीटिंग चालू होगी, उसके बाद क्या होता है? वोटिंग होती है। अब वोटिंग करने से पहले जो सेंटर के वोट्स है ना, उसको 1/3 वेटेज दिया है और 2/3 वेटेज दिया है स्टेट्स के वोट को, ताकि ऐसा ना हो कि सेंटर जो चाहती है वो हो जाए और स्टेट्स का जो एक्चुअली विजन है वो टैक्सेशन को लेके पूरा ना हो। इसे देखो, यहाँ पे जो वोटिंग का वेट है वो स्टेट्स का ज़्यादा है। 2/3 वोट मिला है स्टेट्स के वोट को और 1/3 वेट मिला है सेंटर के वोट को। तो यहाँ पे स्टेट का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। फिर जब वोटिंग होगी, तब जितने भी मेंबर्स वोट करेंगे उसमें से 3/4 अराउंड हो गया, 75% लोगों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वोट करना होगा, तब जाके ही कोई पर्टिकुलर इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी में कोई बदलाव है वो लागू होगा। तो ये इसलिए इतने ज़्यादा ये स्टेप्स लगाए गए हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि जो सेंटर है वो अपना डिसीजन स्टेट्स पे इम्पोज कर रहा है। यहाँ पे देखो, 75% वोटिंग चाहिए, तो सेंटर का तो नंबर है ही नहीं इतना कि वो 75% वोटिंग कर ले।
मतलब बहुत सारे स्टेट्स जब साथ में आएंगे तभी जाकर ये जो कोई भी टैक्स है वो पास होगा। तो इतने सारे यहाँ पे स्टेप्स इंश्योर करे गए हैं ताकि स्टेट्स और सेंटर साथ में मिलके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में पार्टिसिपेट करें। फाइन। तो ये है जीएसटी काउंसिल। अब बात करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। जीएसटी काउंसिल जो अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी चेयर करी है, ये 55th नंबर की है और इसके अंदर कुछ चीज़ों में बदलाव किया गया है। क्या क्या किया गया है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें नहीं है। जैसे पॉपकॉर्न पर उन्होंने टैक्स बढ़ा कर दिया है। जो सॉल्टी पॉपकॉर्न्स हैं, जो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न होते हैं, उन पे 18% टैक्स लगा दिया है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो कि आपसे यूपीएससी में पूछी जाए, बट क्योंकि ये चेंज है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर जो फोर्टिफाइड राइस है ना, उस पे देखो जीएसटी कम कर दिया है। जीएसटी 18% से 5% करा है सिर्फ। तो ये फोर्टिफाइड राइस क्या होती है? फोर्टिफाइड राइस एक ऐसी राइस है जिसके अंदर कुछ ना कुछ करके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। यूजुअली फोर्टिफाइड राइस में या तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको राइस के साथ मिक्स कर देते हैं, या फिर जो राइस है उसको हाइब्रिड राइस बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं राइस की वैराइटीज़ की, और फिर ऐसे करते 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 कुछ टाइम बाद एक ऐसी राइस निकल के आती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ऐसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा हाइब्रिड राइस भी बनाई जाती है, और कभी कभी राइस जो रॉ राइस है उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ओवरऑल जो न्यूट्रिशन उस राइस के अंदर है वो बढ़ जाता है। जैसे फॉलिक एसिड हो गया, देन विटामिन B12 हो गया। ठीक है, तो इनका नंबर बढ़ाने के लिए राइस की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ है उसको बढ़ाया जाता है, और उसी को उस प्रोसेस को कहते हैं बेसिकली। उस प्रोसेस के बाद जो राइस निकल के आती है उसको फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं। और सिर्फ राइस ही नहीं, बहुत सारी डिफरेंट जो फूड ग्रेन्स हैं उनको फोर्टिफाई करा जाता है। उसके अलावा ये करा क्यों जाता है? ऑब्वियसली ताकि जो लोग एक्चुअली इंडिया की जो नॉर्मल डाइट है उसमें बहुत सारे लोग जो अच्छा लाइक बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें एक बहुत ही हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग ऐसा लेते नहीं हैं। तो क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस की कमी हमारे बॉडी के अंदर रहती है। इसको पूरा करने के लिए हम राइस के अंदर ही ये न्यूट्रिशन डाल देंगे, तो अलग से लेने की फिर अलग से नहीं लेने पे जो कमी हुई थी वो पूरी हो जाती है। एंड जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर भी उसके अंदर भी जो फोर्टिफाइड राइस है उसका एक प्रोविज़न है। जो मिड डे मील स्कीम में गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं जिनको खाना दिया जाता है, वहाँ पे भी फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इस पे टैक्स कम करने का क्या मतलब है कि फोर्टिफाइड राइस का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो मतलब ज़्यादा लोग इसको खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिशन को टारगेट करने के लिए इस पे टैक्स कम करा गया है। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसी चीज़ें फिल्म्स में आ जाती है। देन जो यूज्ड कार्स की सेल पर जो टैक्स है वो 12% से 18% बढ़ा दिया गया है। और ये बात हो रही है जीएसटी की, इनडायरेक्ट टैक्स की। अगर आप अपनी गाड़ी बेचोगे तो उस पे टैक्स नहीं है, लेकिन कोई कंपनी का स्टोर है, वो यूज्ड कार या वो सेकंड हैंड कार, थर्ड हैंड कार अगर बेचते हैं, तब जो उनका प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट पर उनको जीएसटी देना पड़ेगा। फाइन। और जो गिफ्ट वाउचर्स हैं उन पे टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे स्टेटमेंट्स में से पूछे नहीं जाएंगे। मेनली आपके लिए ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन पे बात नहीं हुई, जैसे जो लाइफ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है, अ, उन पे जो जीएसटी है उस पे कोई रिव्यू नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। तो इस पे कुछ बात नहीं हुई। लाइफ इंश्योरेंस होता है कि अगर कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो जाए, तो जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है उसके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाता है। फिर जो फ्यूचर में कॉम्पनसेशन सेस लगने वाला है, या जो कॉम्पनसेशन सेस है उसका आगे जाके क्या फ्यूचर रहेगा, उस पर अभी कोई बात नहीं हुई। अब कॉम्पनसेशन सेस अपने आप में ही एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। जब जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, तब बहुत सारे स्टेट्स को लग रहा था कि पहले ना वो वैट कलेक्ट करते थे, अब वैट खत्म हो गया, अब जीएसटी है। ठीक है, तो जीएसटी ने वैट को रिप्लेस कर लिया। तो वैट को हटा के जब हम जीएसटी लाने लगे, तब बहुत सारे स्टेट्स को लगा कि उनका जो रेवेन्यू है ना वो गिर जाएगा। तो सेंटर ने बोला कि हम कॉम्पनसेशन सेस लगा के जितना भी आपका रेवेन्यू कम होगा ना, आपको पैसे दे देंगे। तो ये सेंटर ने स्टेट्स को प्रॉमिस किया था। तो अब इसका फ्यूचर क्या है उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है, फिलहाल जो म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही इसको कलेक्ट करती हैं, और उस पर जीएसटी नहीं लगता। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, एक घर है, अब उस घर में कितने फ्लोर हैं? तो सपोज एक घर की साइज़ इतनी बड़ी है और सिर्फ एक फ्लोर का घर है जो कि इस पूरी ज़मीन का आधा है, तो देखो ये 50% हो गया ना। तो यहाँ पे फ्लोर स्पेस इंडेक्स हो गया 0.5। लेकिन इसी घर पे दो फ्लोर हैं, एक फ्लोर ये हो गया
और उसके ऊपर एक और फ्लोर बना रखा है इन्होंने। तो देखो, एक फ्लोर पूरी ज़मीन का 0.5 हिस्सा लेता है और 2 फ्लोर हो गए, तो मतलब 1। यहाँ पे फ्लोर स्पेस इंडेक्स कितना हो गया? 2, सॉरी 4, फ्लोर स्पेस इंडेक्स हो गया 1। तो यही चीज़ होती है। और इस अगर जो हर रीजन में ना फ्लोर स्पेस इंडेक्स कितना होना चाहिए, उसकी गाइडलाइन होती है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो टैक्स कलेक्ट करा जाता है। अब ये जो टैक्स है ना, ये जीएसटी नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो इसको जीएसटी में लाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं जीएसटी में मत लाओ, बट इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है फिलहाल। ठीक है? और भी बहुत सारे आइटम्स थे जिस पे डिस्कशन नहीं हुआ है। तो बस यही चीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसलिए इसको समझाना थोड़ा ज़रूरी था। एंड आई होप कि आपको जो बेसिक्स हैं और जो स्टैटिक पोर्शन है, वो भी समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गवर्नमेंट अमेंड्स रूल टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पोलिंग फुटेज। हुआ क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की। देखो, जो लेजिस्लेचर है वो लॉ में बदलाव करता है। एग्जीक्यूटिव खुद के लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस और बहुत सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड वाले प्रोटोकॉल्स, ये चीज़ें लाता है। तो इलेक्शन कंडक्ट के रूल्स थे, 1961 से बने हुए हैं ये इलेक्शन कंडक्ट के रूल्स। कुछ कुछ टाइम बाद इनमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाता रहता है एग्जीक्यूटिव, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है? और अभी क्या हुआ है, सेंटर ने इसको अमेंड कर दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसको ये पर्टिकुलर चेंज यहाँ पे लाया है। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें ये है कि पहले जो रूल्स थे उसमें एक लाइन लिखी थी, ये लाइन लिखी थी कि जितने भी पेपर्स हैं ना इलेक्शन को लेके, वो सारे पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी इलेक्शन प्रोसीजर है, उसके जितने भी पेपर्स हैं, नोट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और इवन जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सब पब्लिक के पास फ्रीली अवेलेबल है। अब यहाँ पे उन्होंने बदलाव कर दिया है। और अब इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी, जो पहले लाइन थी वो ये वाली थी कि शैल बी ओपन टू पब्लिक, ये वाली लाइन थी पहले। अब इन्होंने कर दिया है स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स, तो ये टर्म यहाँ पे डाल दिया। मतलब पहले ये लिखा था कि ऑल, पहले लिखा था सारी चीज़ें पब्लिक को अवेलेबल है। अब लिखा है कि ऑल वो अवेलेबल है जो कि स्पेसिफाई करा जाएगा। तो पहले तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी, सारी चीज़ें पब्लिक को अवेलेबल थी, इस इलेक्शन के पीछे का पूरा प्रोसेस। अब गवर्नमेंट बताएगी कि ये अवेलेबल है, और जो इस लिस्ट के अंदर नहीं होगा वो अवेलेबल नहीं होगा। तो इससे क्या है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसमें एक छोटा सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है इलेक्शन कमीशन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर। 25% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया अंडर ग्रीन कवर रिपोर्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर न्यूज़ का जो बैकग्राउंड है, उस पर प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन बने हैं। इसका डेटा आपके मेंस में बहुत काम आएगा। तो ये क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये, और ये 2023 है। इसका नाम 2023 भले ही है, बट ये रिलीज़ अभी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, ये भी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, और इसने बताया है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, वो अभी हो चुका है 25% को क्रॉस कर लिया है उसने, और अभी हम 25.17% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो न्यूज़ है ना, इसमें कुछ चीज़ें मेंशन थी, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी है आपके हेल्प के लिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे प्रीलिम्स में और मेंस में, और बहुत सारे एग्जाम्स में इस पर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंडिया का अभी जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो कितना है, 25.17%। ये डेटा आपको टू द सेकेंड डेसिमल प्लेस याद होना चाहिए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये डेटा है। वैसे मैं आपको नंबर ज़्यादा याद करने के लिए बोलता नहीं, बट ये ज़रूरी है। फाइन। और हमारा क्या है, सी हमारा एम ये है कि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर 33% लैंड पर फॉरेस्ट और ट्री कवर हो। ये हमारा एम है। लेकिन अभी कितना है फॉरेस्ट, 25%। लेकिन ये बड़ा है, पहले कम था, और पहली बार जो है 25% का मार्क इसने क्रॉस करा है, और ये बढ़ गया है। और पिछले कुछ जो फॉरेस्ट रिपोर्ट्स हैं, उनके अंदर लगातार इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, वो साइड बाय साइड बढ़ता जा रहा है। देखो, जब भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, तो मैं साथ में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बोल रहा हूँ। तो इसको ध्यान से आप सुनना, और इसको नोट करो आप कि मैं बार बार फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको मिला के ये 25.17 बना है। तो फिर फॉरेस्ट कवर खुद में कितना है और ट्री कवर खुद में कितना है? फॉरेस्ट कवर 21% के अराउंड है, और ट्री कवर 3.4% के अराउंड है। तो आपको ये परसेंटेज भी याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। आप 21.7% इसको याद रख सकते हो, और यहाँ पे 3.4% इसको याद रख सकते हो। लेकिन ये तो आपको टू द डेसिमल प्लेस याद होना चाहिए। अगेन, इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स में ये चीज़ लिखी होगी, वो इसमें
मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि सेकंड डेसिमल बदल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कुछ और डेटा यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन जो और स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं या वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको 21.7 और 3.4 पता होना चाहिए। तो 21.7 हमारा फॉरेस्ट कवर है और 3.4 ट्री कवर है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर एक्चुअली है क्या? देखो, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो डिफाइन करता है इन दोनों को। फॉरेस्ट कवर वो होता है, आपको कैसे पता है फॉरेस्ट कवर क्या है? तो पहले तो वो देखेंगे कि मतलब वो ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेज को यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो उनके पास ऊपर से एक व्यू है, उससे उनको दिखा कि कम से कम 1 हेक्टेयर का एरिया होना चाहिए और उसके अंदर कुछ पेड़ है, ठीक है? उसके अंदर कुछ पेड़ है। तो उन्होंने क्या करा, इस 1 हेक्टेयर वाले एरिया की पिक्चर ली। अब देखो, जहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन सर्कल्स बनाए, मान लेते हैं ये सर्कल्स वो है जहाँ पे कुछ पेड़ एग्जिस्ट करते हैं। और जो बचा हुआ एरिया है ना, जो ब्लू से मैं लाइन कर रहा हूँ, ये बचा हुआ एरिया है जहाँ पे पेड़ नहीं है। तो इसका परसेंटेज निकालते हैं कि इस पूरे लैंड एरिया में कितना परसेंटेज एरिया पेड़ की जो कैनोपी है, मतलब पेड़ की जो ऊपर वाला सरफेस है, जो फूल पत्ते हैं उसके, वो उससे कितना ढका हुआ है। बस इतना वो कैलकुलेट करते हैं कि जितना पेड़ का एरिया है ना, पेड़ के शेड का, उसको परसेंटेज उसको डिवाइड कर देंगे टोटल लैंड एरिया से। और फिर देखेंगे कि ये 10% से ज़्यादा है या नहीं। अगर ये 10% से ज़्यादा है तो इसको हम फॉरेस्ट कवर मानेंगे और ये मिनिमम एरिया 1 हेक्टेयर होना चाहिए। फिर ये 10% से कितना ज़्यादा है, उसके बेसिस पे फॉरेस्ट कवर कितना है वो हो जाएगा। सपोज एक एरिया है जिसमें फॉरेस्ट ऐसे भरा हुआ है, तो ये तो ऑलमोस्ट 80% लैंड जो है वो फॉरेस्ट कवर हो गया, है ना? अब इसी को फिर हम काउंट करते रहेंगे, काउंट करते जाएंगे और फिर पता चल जाएगा कि पूरे इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है। फाइन, तो ये होता है फॉरेस्ट कवर। कम से कम 1 हेक्टेयर का एरिया जिसपे 10% से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं उन्होंने कवर कर रखा हो अपनी कैनोपी से, उसको हम फॉरेस्ट बोल देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है, ऐसी लाइन्स फिल्म्स में आ जाती हैं कि जो प्लांटेशंस हैं वो फॉरेस्ट का ही पार्ट होते हैं। प्लांटेशन क्या होता है? मतलब जो बड़े स्केल पे कमर्शियल फार्मिंग करी जाती है उनको प्लांटेशंस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो टी है उसका बहुत बड़ा प्लांटेशन होता है, कॉफ़ी है उसका प्लांटेशन होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो प्लांटेशंस हैं, अगर ये 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और 10% से ज़्यादा इनकी ट्री कैनोपी कवर्ड है, तो इसको हम मान लेते हैं कि फॉरेस्ट का पार्ट है, फिर ये भी कैलकुलेट उसके अंदर हो जाता है। ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया फॉरेस्ट कवर। अब ये ट्री कवर क्या है? सिंपल सी बात है, जो फॉरेस्ट कवर नहीं है वो ट्री कवर है। सपोज़ एक सड़क है, एक बहुत लंबी सड़क है, ठीक है? इस सड़क के आस-पास बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, ऐसे लाइन से, ठीक है? और इधर एक कॉलोनी है और इधर भी एक कॉलोनी है। ये पूरा जो एरिया है ना, ये शायद हो सकता है 1 हेक्टेयर से कम हो या ज़्यादा हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये 1 हेक्टेयर से आगे, 1 हेक्टेयर से एरिया कम होगा, मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर रीजन है, क्या ये किसी फॉरेस्ट के अंदर आता है या नहीं आता? नहीं आता, ठीक है? ये तो सड़क है ना जिसके आसपास पेड़ है। तो एक तो ये एरिया 1 हेक्टेयर से कम हम कैलकुलेट करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या ये एरिया फॉरेस्ट के अंदर है या नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये फॉरेस्ट कवर में है या नहीं? सिंपल सी बात है, वो जो 10% है ना, उससे कम होना चाहिए ये जो ट्री की डेंसिटी है। अब मैंने आपको क्या बताया, एक बहुत लंबी सड़क है, आसपास इसके पेड़ उगे हुए हैं, इधर पूरा कॉलोनी है, इधर पूरा कॉलोनी है। तो अगर आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 10% से भी कम पेड़ होंगे इस पूरी ज़मीन पे। पेड़ है वहाँ पे बट बहुत कम है। तो इसको आप फॉरेस्ट तो बोल नहीं सकते, तो इसको बोलोगे क्या आप? इसको आप बोलोगे ट्री कवर, ठीक है? तो ये ट्री कवर की कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि आप उसको फॉरेस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि टेक्निकली इट इज़ नॉट अ फॉरेस्ट और वो 10% से ज़्यादा वहाँ पे पेड़ भी नहीं है, ठीक है? तो 1 हेक्टेयर से कम एरिया जिसमें 10% से कम ट्री कैनोपी की डेंसिटी हो, उसको हम ट्री कवर बोल देते हैं। अब आप खुद सोचो, आपके घर के सामने मान लेते हैं कोई गार्डन है या आपके अपार्टमेंट के सामने छोटा-सा गार्डन है, तो वो फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, वो ट्री कवर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो बैम्बू कवर है वो ट्री कवर का पार्ट होता है। जहाँ पे जो बैम्बू फॉरेस्ट होते हैं या बैम्बू की खेती होती है, वो सब ट्री कवर के अंदर आ जाते हैं। वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं है। लेकिन जो प्लांटेशंस हैं, वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। प्रीलिम्स में इन्हीं स्टेटमेंट्स को लेके फँसाया जाता है। वो इसको ऊपर-नीचे कर देंगे और आपको वहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, बट डेफ़िनिटली अब आपको पता है कि क्या चीज़ होती है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बोली गई है। देखो, हमारा एक टारगेट है, जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, उसके अंदर हमने ये बोला था कि क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए
हम एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक बनाएंगे। कार्बन सिंक मतलब एक ऐसी जगह है, या इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम कैप्चर कर लेंगे और स्टोर कर देंगे। अब आप खुद देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर एंड स्टोर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है एक पेड़ उगा दो। क्योंकि पेड़ क्या करता है? CO2 को ही तो पेड़ इनहेल करता है ना, उसी के बाद ही तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो एटमॉस्फेयर में से CO2 गायब करना है तो पेड़ उगा दो, सिंपल। तो ये पेड़ क्या हो गया? ये कार्बन सिंक हो गया, क्योंकि ये कार्बन को कैप्चर भी करता है और खुद ही के अंदर स्टोर भी कर लेगा। फाइन। तो हमारा एम यही था कि कार्बन कैप्चर करना है और स्टोर करना है, और इसलिए हमें एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक बनाना है। मतलब इतने ही पेड़ होने चाहिए। सिर्फ पेड़ ही नहीं, एक्चुअली कार्बन सिंक बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। पेड़ों को उगाना या एफॉरेस्टेशन करना एक तरीका है। तो हमारा जब फॉरेस्ट बढ़ेगा, प्लस जो जितना भी हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को भी यूज़ करेंगे कार्बन को कैप्चर करने के लिए, इसको मिला जुला के जितना हमारा कार्बन सिंक बनेगा वो होगा 2.5 बिलियन टन। 2.5 बिलियन टन ऑफ CO2। 2.5 ऑफ बिलियन टन ऑफ CO2 जितना हम कार्बन सिंक बनाना चाहते हैं 2030 तक। लेकिन 2024 में हम 2.29, अब मेंस के लिए ध्यान रख सकते हो, 2.3 बिलियन टन तो हम पूरा कर चुके हैं 2024 में ही। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम इसी डायरेक्शन में सही जगह जा रहे हैं मतलब। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो फॉरेस्ट कवर को 1987 से ट्रैक कर रही है और ट्री कवर को 2001 से ट्रैक कर रही है। अब देखो, दो टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये मैं आपसे ये ईयर नहीं पूछेंगे, बट ये लाइन लिखी होगी कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों साथ में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्टिंग से इन दोनों को साथ में ट्रैक करते आ रही है। वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन जो वन डे एग्जाम्स हैं या स्टेट के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पे आपसे ये ईयर भी पूछ ले जाएंगे। तो उसके पर्सपेक्टिव से आपको ये याद रखना है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साथ में चालू नहीं हुए थे। पहले फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट चालू हुआ, फिर ट्री कवर का होता है बाद में। इस पूरे असेसमेंट को सैटेलाइट की मदद ली गई। जैसे मैंने आपको कहा कि ऊपर से पिक्चर चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कितना फॉरेस्ट कवर है कितना नहीं है। तो यहाँ पे ड्रोन्स की भी हेल्प ली जाती है और सैटेलाइट इमेजरी की भी यूज़ की हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पे रिसोर्स सेट नाम से एक सैटेलाइट है जिसकी हेल्प ली गई थी। एंड एक और चीज़, मध्य प्रदेश का यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया है फॉरेस्ट कवर के अंदर। अभी हम देखेंगे, पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एंड जो लार्जेस्ट इंक्रीज है फॉरेस्ट कवर में वो छत्तीसगढ़ में देखा गया था। अब देखो यहाँ पे ना कुछ डेटा है, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा यहाँ पे लिख रखा है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चंस आए हैं। रैंडमली कैसे भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। और यहाँ पे देखो बहुत सारी रैंकिंग भी मैंने करी है, इन रैंक्स पे क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप जितने भी एग्जाम दोगे उसमें क्वेश्चन बनता है, और ये नई रिपोर्ट है तो डेफिनेटली आज के बाद से जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं अगले साल तक, उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभी मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट कवर बढ़ गया, ट्री कवर बढ़ गया, और ओवरऑल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हम इसको ऐड करते हैं तो वो भी बढ़ गया। तो क्या ये सारी हमारे पास अच्छी न्यूज़ है? नहीं। वेस्टर्न घाट्स में और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे हमें बड़े लॉसेस देखने को मिले हैं। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो पूरा फॉरेस्ट कवर है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है। वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर, मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट कवर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई जो 10% है उससे वो तो मिनिमम है, लेकिन इसके ऊपर कितना भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस और ओपन फॉरेस्ट फॉरेस्ट को ही डिफाइन कर रखा है। तो जो वेरी डेंस है वो तो बढ़ गया, उसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट का नंबर बड़ा है, लेकिन जो मॉडरेटली डेंस है और ओपन फॉरेस्ट में गिरावट आई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई कैन नॉट इवन टेल, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड है। यहाँ पे आप इससे वो स्टेट्स को रैंक भी नहीं करने के लिए पूछ रहे, कोई नंबर भी नहीं पूछ रहे, वो एक बेसिक लॉजिक पूछ रहे हैं, और इन्हीं में वो आपको फंसा देंगे। वेरी डेंस की जगह मॉडरेटली डेंस लिख देंगे, ओपन की जगह वेरी डेंस लिख देंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो सबसे डेंस है उनका नंबर बड़ा है, बस बाकी सब कम हुआ है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा इंक्रीज वाले स्टेट्स कौन से हैं? देखो, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे इंक्रीज हुआ है, उड़ीसा में थर्ड नंबर पे इंक्रीज हुआ है। एटलीस्ट ये टॉप 3 तो प्लीज़ आप याद रखना। सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस स्टेट में हमें देखने को मिला है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के अंदर, ठीक है। और ये तो इंक्रीज की बात हुई कि कितना इंक्रीज हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे कितने, किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर है? तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है मध्य प्रदेश के बाद, दूसरे नंबर पे है अरुणाचल एंड थर्ड है महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखो, एक लॉजिक आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
पहली बात तो आसपास में स्टेट है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे। 21st सेंचुरी में इनको अलग कर दिया गया, लेकिन पहले ये एक ही स्टेट थे, अब इनको अलग कर दिया गया। तो क्योंकि मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है फॉरेस्ट के नाम पे, तो छत्तीसगढ़ भी तो कहीं ना कहीं आगे हो गए ना, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से लगता हुआ है, वो तो अब अलग हो गया। तो जिस टाइप से डेंसिटी या जिस टाइप से एरिया मध्य प्रदेश के अंदर है फॉरेस्ट का, छत्तीसगढ़ में भी उसका मिलता जुलता ही हुआ होगा, क्योंकि वो सिमिलर स्टेट्स थे। इस लॉजिक से आप याद रख सकते हो कि टोटल एरिया में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, और हाईएस्ट इंक्रीज पे छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, सेकंड पे यूपी, थर्ड पे ओडिशा, और एरिया वाइज नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, सेकंड अरुणाचल और थर्ड पे महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो, देखो एरिया की बात करें हम, यहाँ पे तो मैंने क्या आपको बताया, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो, क्योंकि ऐसे भी वो आपसे रैंक पूछ सकता है प्रीलिम्स के अंदर, स्टेट्स को रैंक करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। एक्चुअली 4 ऑप्शंस होंगे और आपको 4 स्टेट्स को जमाना पड़ेगा। अगर आपको टॉप 3 पता है तो 14 तो आप आसानी से मैनेज कर लोगे। तो इसमें टॉप 3 कौन से हैं सिर्फ फॉरेस्ट कवर में? मध्य प्रदेश सेम है, अरुणाचल प्रदेश सेम है, बस यहाँ पे छत्तीसगढ़ आपको इम्प्लांट करना है महाराष्ट्र की जगह, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और परसेंटेज फॉरेस्ट कवर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नंबर 1 पे है लक्षद्वीप, नंबर 2 पे मिजोरम और नंबर 3 पे अंडमान। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूटी में सबसे ज्यादा डेंसिटी कितनी है, परसेंटेज फॉरेस्ट कवर, वो है लक्षद्वीप के अंदर। और स्टेट्स के अंदर नंबर 1 पे कौन है जिसमें परसेंटेज फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है, वो है मिजोरम, ठीक है। कितने भी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं, आई विल रिकमेंड कि आप वीडियो को पॉज करो, इन सारी चीज़ों को याद रखो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग डेटा है। इस डेटा को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, मेंस के अंदर भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में 33% फॉरेस्ट हो, ठीक है। और अभी 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, मतलब 19 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी, मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी को आप जोड़ोगे जिन तो उनका नंबर 19 आएगा, और ये वो है जिनके पास 33% का ये जो टारगेट है ये पूरा हो चुका है, फाइन। और 8 स्टेट्स तो ऐसे हैं जिनके पास 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट है, जिसमें देखो मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान उसी का पार्ट है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 75 वाला आपको याद ना रहे तो कम से कम ये 19 वाला तो आप याद रख के जाओ। ये चीज़ें आपकी मेंस में थोड़ी सी काम आती है। अगर आप फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं मेंस में, तो आप ये डेटा वहाँ पे लिखते हो तो आपको आप एक आइडिया देते हो कि हाँ हम ये अचीव कर चुके हैं और इतना हमें अभी बाकी है। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पार्लियामेंट्री पैनल सजेस्ट्स गिविंग सब्सिडीज टू फार्मर्स टू कीप नॉन मिल्चिंग लाइफ स्टॉक्स। सी क्या होता है कि जो काऊ है एंड बफलो है, होता क्या है कि इनको एक टाइम के बाद इनकी जो कैपेसिटी है मिल्क प्रोड्यूस करने वाली, वो ख़त्म हो जाती है। तब क्या होता है, तब इनको बेसिकली सड़क पे छोड़ दिया जाता है, या फार्मर्स बहुत सारे इनको छोड़ देते हैं, तो ये स्ट्रे एनिमल्स में बन जाते हैं। बहुत सारे आपको जो गाय भैंस दिखती है सड़कों पे, कुछ वो होती है जो कि एक्चुअली फार्मर्स ओन करते हैं, और कुछ वो होती है जिनकी मिल्क देने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तब उनका करेंगे क्या? और फार्मर के पास खुद के पास ही पैसे नहीं है, वो इन काउस को, बफलो को कैसे पालेगा? तो वो उनको छोड़ देता है, और वो सड़क पे जाके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ जो कैटल है ना, वो आसपास वाले फार्म में भाग जाती है, और वहाँ पे जो फार्म की क्रॉप्स है उसको ख़राब कर देती है। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने रेकमेंड करा है कि फार्मर्स, क्योंकि अब एक ऐसी कैटल जिसके पास जो उसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी है ख़त्म हो गई है, उसकी मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, तब भी जो फार्मर है उस काऊ की या उस बफलो की केयर करता रहे, इसलिए सेंटर को उन फार्मर्स को कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सजेशन यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का है, इतना आपको लॉजिकली ध्यान रखना है। ऐसे सजेशन आप मेंस में देख सकते हो अगर आपको लगे कुछ ऐसा लाइफ स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देनाली फॉल्ट टोर अपार्ट एंशिएंट जॉइनिंग लैंड मासेस। तो यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है हमारे लिए सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से ध्यान रखनी है हमें, और वो है प्लेसेस इन न्यूज़ वाली कैटेगरी में। बस आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे कि देनाली फॉल्ट कहाँ है, ठीक है। और हाँ, बस यही क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में अगर बनेगा तो बनेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली स्टडी करी गई है। देनाली फॉल्ट का है अलास्का में। देखो ये है अलास्का, ये अलास्का है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट है। यहाँ पे कनाडा है जो इस मैप पे बनाया हुआ नहीं है, बट यहाँ पे कनाडा है, ठीक है। बट ये अलास्का है,
और अलास्का के अंदर एक देनाली फॉल्ट है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये देनाली फॉल्ट है। तो यहाँ पे ना ये देनाली फॉल्ट के आसपास 3 ऐसी साइट्स हैं जो बहुत ही दूर दूर तक सेपरेटेड है। लेकिन पहले ये एक ही साइट हुआ करती थी जिसके अब 3 हिस्से हो चुके हैं। और ये एक बेसिकली एग्जाम्पल है जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं जो इतना मूव करती है, उसके कारण ये एक साइड 3 साइड्स में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। अब ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन अब मैंने आपको बताई है इतनी काम की नहीं है आपके, बस फिर भी थोड़ी सी बतानी पड़ेगी कि अभी क्या फाइंडिंग है, वो इतनी ही थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बस ये जानना कि देनाली फॉल्ट कहाँ है। ये है अलास्का के अंदर, और अलास्का यूएस के अंदर है, तो ऑप्शन में या तो अलास्का लिखा होगा या यूएस लिखा होगा, तो एक ही बात है। चलते हैं लास्ट एडिटोरियल और न्यूज़ की तरफ। व्हाट आर इंडियाज प्लान्स फॉर क्वांटम सैटेलाइट। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पैराग्राफ है जहाँ पे ये डिस्कस करा गया है कि क्वांटम सैटेलाइट या जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसके लिए इंडिया का प्लान क्या है। मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बताता हूँ कि क्वांटम वर्ल्ड में होता क्या है और इस पे इतनी ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है वो क्यों है। देखो, यूजुअली जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की, ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की। अब क्लासिकल फिजिक्स में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो आप बताओ एक इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होगा ना? एक इलेक्ट्रॉन दो जगह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और एक ही इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में है उसी स्टेट में होगा, वो एक टाइम पर दो स्टेट्स में नहीं हो सकता। ये क्लासिकल फिजिक्स में इस प्रिंसिपल को फॉलो करा जाता है। क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो दो स्टेट्स में एक साथ हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, क्वांटम फिजिक्स में एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल, कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल एक टाइम पर दो प्लेसेस पर भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे दो प्लेसेस पर भी हो सकता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ऐसा कैसे? और अगर आप किसी बड़े साइंटिस्ट से भी पूछोगे कि वाई, ऐसा क्यों है, वो आपको आंसर देगा लेकिन एंड में बोलेगा आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हमें नहीं पता, फिलहाल नहीं पता हमें। और बहुत सारे अटेम्प्ट करे जा रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी आपने सुना होगा, वो एक अटेम्प्ट है ये समझने का कि ऐसा क्यों है, क्वांटम लेवल पे ऐसा क्यों होता है कि कोई पार्टिकल चाहे तो वो एक ही टाइम पर दो स्टेट्स में हो सकता है। स्टेट्स मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो वो उसी टाइम इस डायरेक्शन में भी स्पिन कर रहा होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता है। ऐसा कैसे है? वी डोंट नो, बट ऐसा होता है। तो हम ये जो क्वांटम प्रिंसिपल्स हैं इसका फायदा उठाते हैं, और इन्हीं क्वांटम प्रिंसिपल्स का फायदा उठा के हम कंप्यूटर्स भी बना रहे हैं, हम सैटेलाइट भी बना रहे हैं, हम कम्युनिकेशन चैनल भी बना रहे हैं। अब एक और चीज देख लो, दो पार्टिकल हैं, सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हमने, या फोटोन ले लिए। फोटोन क्या होता है? फोटोन एक छोटा सा पार्टिकल है, जो लाइट होती है ना हमारी, लाइट, लिटरली वही विजिबल लाइट जिसको आप देख रहे हो अभी, ये लाइट छोटे छोटे फोटोन में ट्रैवल करती है, जो आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि डेफिनेटली वो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उनको उनमें डिफरेंस नहीं बता पाओगे, बट वो बहुत तेजी से ट्रैवल करते हैं। बड़ी छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं फोटोन एनर्जी के, उसी के थ्रू लाइट ट्रैवल करती है। तो सपोज लाइट के ना दो फोटोन है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या होगा, एक फोटोन यहाँ पर है, दूसरा फोटोन यहाँ पर है। अगर आपने इस फोटोन को कैप्चर कर लिया या इसका जो स्टेट है कुछ वो बदल दिया, तो इस फोटोन पे दूसरे फोटोन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए ना, जब ये कनेक्टेड ही नहीं है तो कैसे होगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में एक नई चीज आती है, यहाँ पे एक ये जो फोटोन है और यहाँ पे जो दूसरा फोटोन है, अगर आपने इस फोटोन को, मतलब दोनों को किसी ना किसी तरह से किसी प्रोसेस के थ्रू आपने इनको जोड़ दिया या इनको कनेक्ट कर दिया, तो अगर आपने इस फोटोन में बदलाव करा ना, तो इस फोटोन में अपने आप बदलाव हो जाएगा बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। अब ऐसा क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, लिटरली वी डू नॉट नो, बट ऐसा होता है। तो हम क्वांटम प्रिंसिपल का फायदा उठाते हैं। तो ये वाला जो क्वांटम प्रिंसिपल था इसको कहते हैं सुपरपोजिशन, और ये वाला जो क्वांटम प्रिंसिपल है इसको कहते हैं एंटैंगलमेंट, कि दोनों प्रोटॉन्स आपस में क्या है, एंटैंगल्ड है। फाइन, क्योंकि आपने इसमें बदलाव करा तो इसमें अपना आप बदलाव हो जाता है। अब आप देखो, कम्युनिकेशन करना, हम क्वांटम प्रिंसिपल्स को यूज करके कम्युनिकेशन कर देंगे तो कितना आसान हो जाएगा, और उसको ट्रैप करना भी कितना डिफिकल्ट है। क्यों? सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आप खुद ही सोचो, मेरे पास कुछ फोटॉन्स है, ठीक है, और इन फोटॉन से, मतलब एक बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल मेरा, इन फोटॉन से मैंने लेटर ए बना रखा है। ये मैंने ना, ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया है,
ये बहुत ही रैंडम और अनसाइंटिफिक एग्जाम्पल है, बट इससे हमें समझ में आ जाएगा। ये कुछ फोटॉन्स है जिससे मैंने लेटर ए बना रखा है, और यहाँ पे भी कुछ फोटॉन्स है, और इन सारे फोटॉन्स को मैंने एंटैंगल कर रखा है। ठीक है, अब वो कैसे करा मुझसे मत पूछना, साइंटिस्ट से पूछना जाके, बट मैंने उनको एंटैंगल कर रखा है। तो अगर क्लासिकल फिजिक्स की बात करूं तो मैंने इस फोटॉन को ना ए से बी में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। लेकिन क्वांटम प्रिंसिपल में जब ये फोटॉन्स क्या है, एंटैंगल्ड है, तो चाहे ये जो दूसरे फोटॉन्स है ना, ये मुझसे 100 किलोमीटर दूर रखे हुए हैं, मैंने अगर इनकी पोजीशन बदल दी, इनका स्टेट बदल दिया, तो ये जो लेटर है ना, ये भी बदल जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करना। और ये 100 किलोमीटर दूरी पे अपने आप बदल गया। ऐसा क्यों, कैसे हो रहा है, ये कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं आपस में, ये एंटैंगल्ड क्यों है, वी डू नॉट नो, लिटरली वी डू नॉट नो। बट क्योंकि ऐसा होता है तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बीच में कुछ वायर की जरूरत भी नहीं है। मैंने एक ग्रुप ऑफ फोटोन लिए, उसको एंटैंगल करा, दूसरा ग्रुप ऑफ फोटोन मैंने अपने फ्रेंड के पास छोड़ दिए, इसमें बदलाव किया, इसमें अपने आप बदलाव हो गया। तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो इसमें बदलाव करके ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाएगा, बीच में कुछ है ही नहीं जिससे वो ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स को यूज करके अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो उसको क्वांटम कम्युनिकेशन बोला जाता है, और इसलिए हम क्वांटम सैटेलाइट्स चाहते हैं। अब आपको समझ में आएगा क्वांटम सैटेलाइट का मतलब क्या है। बहुत सारी सैटेलाइट जो है हम स्पेस में यूँ छोड़ देते हैं, ताकि अर्थ से एक जगह हमने सिग्नल भेजा और दूसरी जगह वो सिग्नल रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन है, ये सैटेलाइट के द्वारा क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसी सैटेलाइट को बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि कम्युनिकेशन में मदद करती है। तो अगर यही सैटेलाइट इन क्वांटम प्रिंसिपल्स पे काम करेगी तो उसको हम क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोल देंगे। सिंपल, बस यही एक प्रिंसिपल है जो आपको ध्यान रखना है। जितनी भी मैंने अभी आपको पूरी स्टोरी सुनाई है क्वांटम वर्ल्ड की, उस पर प्रीलिम्स में इसी लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं। इससे बियॉन्ड बनने के चांसेस बहुत कम है, बट वो जो चीज़ें हैं वो फिर कभी स्टैटिक पोर्शन में डिस्कस करेंगे। बट इतना आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बस यही यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया कि इंडिया क्या कर रहा है। देखो, इंडिया ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च करा था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर, और ये लॉन्च करा था 2023 के अंदर। इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए डेडिकेटेड हैं, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 23 से 31 तक चलेगा। अब तक जितनी भी मैंने चीज़ें बोली हैं डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं या क्वांटम कम्युनिकेशन है, इस पे मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं। ठीक है, अब ये बात की जा रही है कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, मान लिया कि क्वांटम प्रिंसिपल्स इतने ब्यूटीफुल हैं और इतने अमेजिंग हैं, तो लेकिन नॉर्मल जो कंप्यूटर्स हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है। देखो, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, जो कि क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करते हैं, उनकी एक लिमिट है, उनकी एक स्पीड है जिसके ऊपर वो जा नहीं पा रहे। क्वांटम वर्ल्ड में अनलिमिटेड एक्सेप्शंस और अनलिमिटेड इसके एप्लीकेशंस है। जैसे अभी मैंने कम्युनिकेशन का ही आपको बता दिया, बीच में कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है और अपने आप जो है वो बातें हो रही हैं। ये क्वांटम कम्युनिकेशन में हम एंटैंगलमेंट को यूज कर रहे हैं, सुपर पोजिशन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है, देखो सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और मैंने ऐसे बीच में ऑब्स्टिकल्स डाल रखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पर आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यूं जाएगा और ढूंढेगा कि कहाँ का रास्ता है, कहाँ का है, कहाँ का है, और फिर जब उसको मिल जाएगा तब वो पहुंचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको थोड़ा सा टाइम लगा। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको सुपर पोजिशन में, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्वांटम प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक टाइम पर सिर्फ दो ही नहीं, बहुत सारी प्लेसेस पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब इसको ऐसे ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर जगह है। अगर इलेक्ट्रॉन हर जगह है तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, और अभी तो एक्सपेरिमेंट चालू भी नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉन इन हर जगह है। तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि इतनी सारी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन है, अब वो कैसे है आई डोंट नो, ना ही साइंटिस्ट को पता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी था, अब उसको पता है ये इसके पास है, और उसको पता है ये इसके पास है, तो तुरंत एक लाइन बन जाएगी, तुरंत एक लाइन बन जाएगी एकदम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर जगह है और एंड और स्टार्ट भी उसको पता हो गया, तो ये लाइन तुरंत बन गई। तो जितना टाइम क्लासिकल को लगा उतना टाइम क्वांटम को नहीं लगा। ठीक है, तो अगेन बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में बहुत ही सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये फायदा होता है क्वांटम प्रिंसिपल्स का, तो उसी को हम यूज करना चाहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, यही यूज करेंगे। और वही क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक वे है, तरीका है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू। अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन खुद में क्या है, ऑब्वियसली इस पे एक स्टैटिक में लेक्चर बन सकता है, करंट अफेयर्स के सेशन में इसको बताया नहीं जा सकता, बट फिर भी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड हैव अ गुड डे।